हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। आरआरबी की तरफ से यानी कि रेलवेज की तरफ से बहुत सारे एग्जाम्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है और उनके डेट्स भी आ चुके हैं। मतलब नवंबर दिसंबर में 3-4 एग्जाम्स होने वाले हैं। अब इतने कम समय में सबसे अच्छा तरीका क्या होगा प्रिपरेशन का, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अभी सही समय है इन्हें फॉलो करने का, इन्हें देखने का और समझने का। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं फिजिक्स का जो मेजरमेंट टॉपिक है, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी PYQs है रेलवे के 2018 से लेकर 23 तक के, ठीक है, वो इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आई हूँ और साथ ही इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बुक में आपको बस जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तो मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी, इवन सारे ऑप्शंस के भी। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। पहला क्वेश्चन है एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन। अब सबसे पहले तो एटॉमिक रेडियस है क्या, तो एटम क्या है? एटम है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर यानी कि जितने भी चीज़ हमारे आसपास प्रेजेंट है, इवन हमारा बॉडी खुद भी एक मैटर है। ठीक है, और मैटर किस चीज़ से बना है? तो मैटर बना है एटम से, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, सबसे छोटी पार्ट है। ठीक है, अब अगर एटॉमिक डायग्राम के बारे में बात करो या एटम्स होते कैसे हैं वो मैं अगर पूछूं, तो बीचों बीच इसके न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और चारों तरफ इसके कुछ शेल्स होते हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे यूनिट पूछा गया कि कौन से यूनिट में इस एटॉमिक रेडियस को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो देखिए मैं बता दूं कि ये एक एटम का डायग्राम मैंने बना दिया। जो बीच में मैंने यहाँ पे बनाया है ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस ऑफ एन एटम है और जो डॉटेड लाइन से मैंने ये 3 लाइन्स यहाँ पे सर्कल्स बनाए हैं ये शेल्स हैं। ठीक है, शेल्स हैं, इमेजिनरी होते हैं, मतलब रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन इमेजिनरी पाथ है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, गोल गोल घूमते रहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो सेंटर है, ठीक है, ये हो गया सेंटर, और सेंटर से लेकर सबसे लास्ट वाले शेल तक, ये सबसे अंदर हुआ, फिर ये बाहर और सबसे आखिरी में ये शेल हुआ। तो न्यूक्लियस से लेकर लास्ट वाले शेल तक की जो रेडियस होती है, ठीक है, जो दूरी होती है, उसे ही हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि द डिस्टेंस बिटवीन, द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, सबसे आखिरी वाले शेल तक की कितनी दूरी होगी वो एटॉमिक रेडियस है। अब देखो एटम्स बहुत छोटे होते हैं, तो इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप से भी इन्हें देखा नहीं गया है। तो अब इनकी रेडियस को कैसे मेजर की जाए? ठीक है, तो रेडियस को मेजर करने के लिए जो यूनिट होगी वो भी काफ़ी छोटी होगी। ठीक है, तो ऑप्शंस यहाँ पे है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर या नैनोमीटर। तो यहाँ पे नैनोमीटर करेक्ट आंसर है। नैनोमीटर का मीनिंग क्या होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू, स्मॉल लेटर लिखते हैं, ठीक है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, ये इस नैनोमीटर का वैल्यू है। साथ ही एटॉमिक रेडियस को हम एमस्ट्रॉन्ग में भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एमस्ट्रॉन्ग, तो 1 एमस्ट्रॉन्ग कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये न्यूटन क्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि न्यूटन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, ठीक है, तो आप क्या बताओगे? ये फोर्स की यूनिट है। अब कैसे याद रहेगा? फोर्स के बारे में किसने खोज किया था? जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारे अर्थ का, या तो फिर 3 लॉज जो है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो ये सारे लॉज और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में किसने बताया था? सर आइजैक न्यूटन ने बताया था। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन। तो बस यहीं से याद रखना, न्यूटन, इन्हीं के नेम पे फोर्स का SI यूनिट रखा गया है। ठीक है, न्यूटन हो गया फोर्स का SI यूनिट। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो सकता है? अब देखो ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछी गई है। ठीक है, ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी की 2018 में ये क्वेश्चन पूछी गई है, तो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब सबसे पहले फोर्स का मैं फॉर्मूला बता दूं। फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास इंटू एक्सिलरेशन। ठीक है, मास का ऐसा यूनिट क्या है? मास का यूनिट है kg। एक्सिलरेशन का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब मैं इन्हें कंबाइन कर दूं तो क्या मिलेगा? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही हो गया 1 न्यूटन का वैल्यू। ठीक है, अब ये कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम, नंबर 3, 4.6 किलो वॉट आवर इज इक्वल्स टू, ठीक है, 4.6 किलो वॉट आवर किसके इक्वल होगा? ग्रुप डी 2018 में ये भी क्वेश्चन पूछी गई है। तो सबसे पहले मैं बता दूं 1 किलो वॉट आवर का मीनिंग, ठीक है, क्या है ये, किसका यूनिट है किलो वॉट आवर, ठीक है। तो किलो वॉट आवर जो यूनिट है ये है इलेक्ट्रिक एनर्जी का, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट होती है वो है किलो वॉट आवर। अब सिर्फ एनर्जी के बारे में बात किया जाए तो एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल, ठीक है। लेकिन क्योंकि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अलग है, साउंड एनर्जी अलग है, हाइड्रो एनर्जी अलग है, सोलर एनर्जी अलग है, तो जितने भी डिफरेंट टाइप के एनर्जीज है ना उनको अलग अलग यूनिट में मेजर किया जाता है, ठीक है। ऐसे तो एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल होगी, लेकिन अलग अलग यूनिट्स भी है अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, जैसे हीट एनर्जी को हम कैलोरी में मेजर करते हैं, ठीक है। तो किलो वॉट आवर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। अब 1 किलो वॉट आवर की वैल्यू क्या होती है वो मैं बता दूं। तो 1 किलो वॉट आवर में देखो क्या आ रहा है, 1 किलो वॉट आ रहा है और आवर आ रहा है, ठीक है। तो किलो वॉट को जब मैं वॉट में चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, 1 किलो वॉट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट, ठीक है। और यहाँ आवर है, 1 आवर को मैं सेकेंड्स में चेंज करूँ, ऐसा यूनिट, ठीक है, टाइम का ऐसा यूनिट, तो 3600 सेकेंड। अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, 1 किलो वॉट आवर क्या हो जाएगा, 3600 इंटू 1000, मतलब ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ एक डेसिमल लगने की वजह से 6 यहाँ पे पावर लग जा रहा है, ठीक है। तो जब 1 किलो वॉट आवर 3.6 जूल है तो 4.6 के बारे में पूछा गया, ठीक है, 4.6 किलो वॉट आवर कितने जूल्स होंगे, ठीक है। तो क्या करना होगा हमें, 4.6 को 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई आप कर कर देखोगे तो इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, यानी कि 16.56 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, ठीक है। तो बस आपको सबसे मेन ये है कि इस रिलेशन को याद रखना है और फिर जो भी क्वेश्चन पूछा जाए उसे फिर मल्टीप्लाई कर कर निकाल देनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर। अब देखो जस्ट हमने ऊपर डिस्कशन किया नैनोमीटर, तो नैनोमीटर सबसे पहले है क्या, नैनोमीटर एक बहुत ही स्मॉलर यूनिट है फॉर डिस्टेंस, ठीक है, लेंथ को डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, दूरी को मेजर करने के लिए बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट होती है नैनोमीटर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी मीटर्स में, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -9 मीटर, या उल्टा भी हम इसे लिख सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 9 नैनो मीटर, ठीक है। इस तरह से भी तो आपको बहुत ही ध्यान देना है कि 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू पूछा गया है या 1 मीटर इक्वल्स टू पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे साइन में डिफरेंस हो जा रहा है, 10 टू द पावर -9 है और एक जगह 10 टू द पावर 9 है, ठीक है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो 10 टू दी पावर -9 मीटर है, बट ऐसा तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। 10 टू दी पावर -9 है भी, लेकिन वो 1/10 टू दी पावर 9 है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा। 1 नैनोमीटर को अभी मैंने क्या बताया, 10 टू दी पावर -9 मीटर, तो जब हम इसे रेसिप्रोकल कर दे तो ये हो जाता है 1/10 टू दी पावर 9 मीटर, मतलब अगर मैं पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव कर देती हूँ तो 1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पे आंसर ऑप्शन डी हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 कूलम पर सेकेंड, ठीक है। अब कूलम पर सेकेंड से हमें बताना है कि ये कौन से यूनिट से मैच कर रहा है, ठीक है। कूलम पर सेकेंड, कूलम किसकी यूनिट है, कूलम है चार्ज का यूनिट, और सेकेंड किसका यूनिट है, सेकेंड है टाइम का यूनिट। तो चार्ज बाई टाइम, चार्ज बाई टाइम किसका फॉर्मूला होता है, चार्ज बाई टाइम फॉर्मूला होता है करंट का। करंट की ऐसा यूनिट क्या है, करंट की ऐसा यूनिट है एम्पियर, ठीक है। इसका मतलब 1 कूलम पर सेकेंड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर, जिसे कैपिटल लेटर ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन बी। अब आप देख सकते हो ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है 1 पिकोमीटर। अब देखो यहाँ पे फिर से एक और दूसरी यूनिट आ जा रही है डिस्टेंस की, ठीक है। पिकोमीटर सबसे पहले मैं बता दूं ये भी डिस्टेंस या लेंथ की ऐसा मतलब यूनिट है, नॉट ऐसा यूनिट, यूनिट है, ठीक है, दूरी की यूनिट है। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू कितने मीटर्स होंगे वो पूछा जा रहा है, ठीक है। पिकोमीटर को स्मॉल लेटर पी और स्मॉल लेटर एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 10 टू द पावर -12 मीटर होता है 1 पिकोमीटर। एक और तरीके से इसे लिख सकते हैं 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 1/10 टू द पावर 12 मीटर, ठीक है। उल्टा अगर हम लिखे तो क्या आएगा, मीटर 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 12 मीटर। तो ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ माइनस लगाएं और कहाँ प्लस, ठीक है।
अगला प्रश्न है 1 जूल इज इक्वल्स टू, अब फिर से मैं आती हूँ पहले जूल पर। तो जूल क्या है, जूल किसका ऐसा यूनिट है, जूल दो क्वांटिटीज का ऐसा यूनिट है, एक तो है ये एनर्जी का, ठीक है, और दूसरा है ये वर्क का। तो हमें दोनों के बेसिस से देखना होगा कि कौन सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले एनर्जी का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये पावर इनटू टाइम, ठीक है, पावर इनटू टाइम। पावर का यूनिट क्या है, वॉट है, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड है, ठीक है, वॉट सेकंड। तो यहाँ पे इसका ऐसा मतलब क्या हो जाएगा, एनर्जी का ऐसा यूनिट है जूल, तो 1 जूल को हम क्या लिख सकते हैं, 1 वॉट सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा है वर्क। अब देखो क्या यहाँ पे कहीं पे भी वॉट सेकंड हमें दिखाई दे रहा है, नहीं, वॉट सेकंड हमें दिखाई नहीं दे रहा, वॉट आवर हमें दिखाई दे रहा है। अब एक बात मैं बता दूं, ये जो वॉट आवर है, ठीक है, वॉट आवर WH, ये भी एनर्जी का यूनिट है, ये भी एनर्जी का यूनिट है, लेकिन ये SI यूनिट नहीं हुआ, क्योंकि SI यूनिट में क्या होना चाहिए था, सेकंड होना चाहिए था, ठीक है। तो इस गलती से भी इस ऑप्शन को आप करेक्ट मत करना, ये एनर्जी है, इसका रिलेशन भी जूल के साथ होता है, अभी हमने जस्ट ऊपर देखा, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं वर्क पर। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, डिस्टेंस का यूनिट है मीटर। तो क्या बन गया यहाँ, न्यूटन मीटर बन गया, मतलब 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर हम इसे लिख सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो 1 न्यूटन मीटर। अब यहाँ पे सेम वैसी गलती हो सकती है, 1 न्यूटन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी डिस्टेंस का यूनिट है लेकिन SI यूनिट नहीं है, ठीक है। तो आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप SI यूनिट्स पे ध्यान देना, ठीक है, नहीं तो आपके आंसर गलत हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आती हूँ नंबर 8, द स्ट्रेंथ ऑफ विंड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, ठीक है। अब ये थोड़ी डिफरेंट क्वेश्चन है, अभी तक जो भी हमने देखा वो यूनिट से रिलेटेड था, अब यहाँ मेजरमेंट है, स्ट्रेंथ ऑफ विंड, ठीक है। विंड की शक्ति जो है, विंड की, हवा की जो शक्ति है, स्ट्रेंथ है, उसे कौन से अपैरेटस से, कौन से डिवाइस से, इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, टिंटोमीटर, विंड इंडिकेटर, बैरोमीटर या बियोफोर्ट स्केल, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, बियोफोर्ट स्केल, ठीक है। अब बियोफोर्ट स्केल एक ऐसा डिवाइस है जिससे मतलब जो जीरो में पहले उसकी जो स्केल होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये और आगे बढ़ते बढ़ते ये 12 तक जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो जीरो पे अभी पॉइंटर है, इसका मतलब विंड की स्ट्रेंथ काफ़ी कम है, ठीक है, मतलब जीरो है। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है, ये पॉइंटर अगर आगे जाता जाएगा, मतलब समझ जाओ कि इसकी विंड की स्पीड जो है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। और इसे डेवलप किसने किया था, तो ब्रिटिश एडमिरल सर फ्रांसिस ब्योफोर्ट ने इन्हें 1805 में इसे डेवलप किया था टू हेल्प सेलर्स, ठीक है। सेलर्स मतलब जो समुद्र में अपने नाव को लेकर जाते थे, ठीक है, उन्हें क्योंकि पहले के जो नाव होते थे वो क्या होते थे, वो विंड पे डिपेंड करते थे, ठीक है, मतलब हवा पे डिपेंड करते थे, ठीक है। जिस तरफ हवा जाएगा उसी तरफ नाव भी जाएगा, इसके स्पीड, इसके स्ट्रेंथ पे सब कुछ डिपेंड होता था, ठीक है। अब मैं बाकी जो यहाँ पे लिखे गए हैं उनके बारे में बता दूं, टिंटोमीटर, ठीक है। टिंटोमीटर क्या, आप देखो टिंट, टिंट वर्ड का मतलब क्या हो सकता है, कलर, ठीक है, कलर, टिंट, कोई भी टिंट को हम कलर कहते हैं, ठीक है, स्टेन मार्क कहते हैं। तो टिंटोमीटर मतलब यहाँ कहीं ना कहीं कलर से रिलेटेड है। तो टिंटोमीटर क्या होगा, ये एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम चेक कर सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ वाटर, ठीक है, वी कैन चेक इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ वाटर, ठीक है। ऐसे तो वाटर का कोई कलर नहीं होता है, वाटर इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, लेकिन फिर भी कभी अलग अलग सोर्सेज से अगर हम वाटर लें तो अगर हम उसे देखें तो वो थोड़ी अलग दिखाई देगी, ठीक है। तो उसके इंटेंसिटी को, कलर की इंटेंसिटी ऑफ वाटर को चेक करने के लिए टिंटोमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है विंड इंडिकेटर। अब देखो यहाँ तो नाम से ही पता चल रहा है ना, विंड इंडिकेटर मतलब ये क्या इंडिकेट करेगा, क्या बताएगा, ये स्पीड ऑफ विंड बताता है, कितना स्पीड है विंड का, और साथ में ये डायरेक्शन भी बताता है कि किस डायरेक्शन में हवा बह रही है, ठीक है। तो विंड इंडिकेटर को हम एनोमोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। एनोमोमीटर मतलब ये क्या बताएगा, स्पीड ऑफ विंड बेसिकली बताता है, ठीक है। नेक्स्ट है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है, सिंपली कह सकते हैं प्रेशर को जिससे हम मेजर करें कितना चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ओके। अगला प्रश्न है कोरोटकॉफ साउंड्स और ऑब्जर्व ड्यूरिंग मेजरिंग द, ठीक है। अब ये जो कोरोटकॉफ एक साउंड का नाम है, ठीक है, तो किस डिवाइस से या किस समय
इस साउंड को हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, कब हमें ये सुनाई देता है, ठीक है। अब देखो ये जेई 2019 की ये क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शंस यहाँ क्या है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर या स्पीड ऑफ विंड फ्लो, ठीक है। तो जब इन सभी को, ठीक है, ये जितने भी चीज़ लिखे गए हैं इन सबको जब हम मेजर करते हैं, जब हम इसे मापते हैं तो कोई साउंड निकल सकती है, ठीक है। तो ये जो कॉर्डकॉफ साउंड है ये कब निकलता है ये पूछा गया है। तो सही आंसर है यहाँ ऑप्शन सी, ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर मेजर करने के टाइम जो साउंड निकलती है ना उसे हम कॉर्डकॉफ साउंड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अ पर्टिकुलर हाउस होल्ड हैज कंज्यूम्ड 100 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग 5 days, हाउ मच एनर्जी इज दिस कन्वर्टेड टू जूल, ठीक है। अब देखो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे करना है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये पूछी गई थी, ठीक है। अब देखो क्या है यहाँ पे, ये कहा गया है कि एक घर है, ठीक है। एक घर ने 5 days में, 5 दिनों में टोटल 100 यूनिट्स कंज्यूम किया, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात की जा रही है, पावर की, बिजली की बात की जा रही है, ठीक है। अब 100 यूनिट्स उन्होंने कंज्यूम किया, तो सबसे पहले हमें देखना होगा 1 यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो 1 यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर क्या है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसा भी हमने ऊपर भी डिस्कशन किया था, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो 1 यूनिट अगर 1 किलोवाट आवर है तो 100 यूनिट्स कितने हो जाएंगे, 100 यूनिट्स हो जाएंगे 100 किलोवाट आवर, ठीक है। एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे हमें किस में कन्वर्जन करना है, जूल में करना है। तो 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर जो है उसे हम कितना लिखते हैं, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना है, हमारे पास तो 100 है, तो 100 किलोवाट आवर कितने जूल्स हो जाएंगे, 3.6 इंटू 10⁻6 इंटू 100, मतलब 100 का मतलब क्या हो गया, 10⁻2 हो गया, मतलब 2 जीरोज को और बढ़ा दो, 3.6 इंटू 10⁸ जूल, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है, ऑप्शन डी, 3.6 इंटू 10⁸ जूल, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी हो, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में PYQs को प्रैक्टिस करना ही सबसे अच्छी तरीका होता है, ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को।